गुड मॉर्निंग बच्चों। रीढ़ की हड्डी, इसका पहला पाठ हमने आपको भेज दिया है, जिसमें यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया है कि रामस्वरूप किस तरह से रामस्वरूप और उनका परिवार जो है वह लड़के वालों के आने के लिए किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और उनमें बातचीत हो रही है। और वह इसी बीच में अपने पत्नी से ठिठोली भी करते हैं कि एक दो तरह का ग्रामोफोन होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ और एक परमात्मा का बनाया हुआ। आदमी का बनाया हुआ जो ग्रामोफोन होता है वह रुक जाता है, परंतु परमात्मा का बनाया हुआ ग्रामोफोन रुकता नहीं। अर्थात औरतें जब बोलने लगती हैं तो वह चुप नहीं होती जल्दी। अब देखिए, रामस्वरूप, प्रेमा उनकी बात को सुनकर कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अर्थात देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। प्रेमा कहती है रामस्वरूप जी से कि तुम्हें हर समय मजाक ही सूझता है। यह तो नहीं होता कि उमा जो तैयार नहीं हो रही है उसे तुम तैयार करते, उसे कुछ कहते कि वह ठीक से तैयार हो ले। इन लोगों के आने में अब कुछ ही समय शेष है। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा, तुम ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी भी सुंदर हो कि बिना टीम टाम के कौन पूछता है। यहाँ टीम टाम मेकअप के अर्थ में दिया गया है कि बिना जो पाउडर एस्नो लगा के जो मेकअप किया जाता है उसके बिना कौन पूछता है। इसी के कारण रूपा ने थोड़ा पाउडर वगैरह भी उसके सामने रखा था, जिसे उसने कहा, किसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की दुश्मनी है, नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। बेचारी प्रेमा जो है वो दुखी है और वो कहती हैं अपने पति से कि बिना मेकअप के, बिना सुंदरता के उपकरण के, साधन के प्रयोग के बिना कौन किसी को पूछता है आजकल। इसलिए मैंने पाउडर उडर उसके सामने रख दिया था, परंतु उसने मेरी बात सुनकर और आंचल को अपने मुंह से लपेटकर लेट गई है। रामस्वरूप कहते हैं, ना जाने कैसा दिमाग है इसका, वरना आजकल तो लड़कियों के सहारे ही पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा, अरे मैंने पहले ही कह दिया था, एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ में रहती और इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। पर तुम तो मेरी बात मानते नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि उनकी बेटी बनाव श्रृंगार को पूछती ही नहीं, जबकि आजकल की लड़कियों के कारण ही श्रृंगार के सामान बिका करते हैं, मार्केट में बिका करते हैं। उस पर प्रेमा कहती है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाते, एंट्रेंस कराकर छोड़ देते, कम से कम लड़की अपने हाथ में तो रहती। क्योंकि प्रेमा के नज़र में पढ़ने लिखने के कारण ही वह कुछ ज़्यादा अपने मन की हो गई है। रामस्वरूप बात काटकर चुप अर्थात चुप रहो। दरवाजे से झांकते हुए कहते हैं, तुम्हें कतई अपनी जवान पर काबू नहीं है। कल ही तो यह बात बता दिया था कि इन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। चूँकि प्रेमा ने पढ़ाई की बात कर दी थी, इसलिए रामस्वरूप उसे चुप कराते हुए कहते हैं कि पढ़ाई की बात जो है उनके सामने और तरीके से रखी जाएगी। अभी से तुम सब कुछ कह देती हो तो आगे क्या करोगी, इसीलिए चुप रहो। अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी। प्रेमा ने कहा कि वो नहीं बोलेंगी
उनकी जो मर्जी हो, अर्थात रामस्वरूप जी की जो मर्जी हो वह करें। प्रेमा को तो वो उनका काम बता दें। रामस्वरूप, तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना, आ गया रतन, इधर आ, इधर बाजा नीचे रख दे और चटाई खोल, पकड़ तो जरा उधर से। रतन के आने पर रामस्वरूप जी उससे कहते हैं कि बाजा अर्थात हारमोनियम जो है उधर रख दो और चटाई को खोलो। वे दोनों मिलकर, चद्दर को खोलो। वे दोनों मिलकर चादर को बिछाते हैं। प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें भी बना दी है, फल रखे हैं और चाय तैयार है। लेकिन अचानक जैसे उसे याद आता है, हाँ टोस्ट भी है, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। जैसा आम घरों में होता है, हम लोग देखते हैं ठीक टाइम पर हमें कुछ न कुछ ऐसा याद आ जाता है जो कि ज़रूरी भी होता है और वह घर में नहीं होता, तो इन वक्त पर बाजार दौड़ना पड़ता है। रामस्वरूप, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? अब ऐसे समय में बाजार दौड़ने के नाम से ही कितनी चिढ़ और उलझन होती होगी, यह तो कोई भी समझ सकता है। तो इसीलिए रामस्वरूप जी ने कहा कि क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है और तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, 100 नखरे के मारे वो भी नहीं आया। अब रामस्वरूप जी असंतुलित हो उठते हैं कि रतन घर का काम करे कि मक्खन लाए। दफ्तर के चपरासी से मदद मांगी थी, वह भी नहीं आया। जैसा इस तरह के माहौल में आदमी का दिमाग हो जाता है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है, उलझन बढ़ जाती है, वैसा ही रामस्वरूप के साथ हो रहा था। प्रेमा, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में तो रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। सब सारी प्रॉब्लम्स का हल प्रेमा जी ने बता दिया। यहाँ का काम भी ज़्यादा नहीं है और सब कुछ ठीक भी हो चुका है, नाश्ता भी बन चुका है, ट्रे में पकड़ा दूंगी और चाय, कुछ एक आध काम तुम भी कर लेना, तब तक रतन मक्खन ले आएगा। रामस्वरूप, हाँ एक तो गोपाल प्रसाद हैं, दूसरा खुद उनका लड़का है, 2 ही आदमी देखने वाले हैं। देखो उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं, गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों का पर। खुद तो न पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। रामस्वरूप यहाँ पर एक मजबूर बाप के तरह बिहेव कर रहे हैं, दिख रहे हैं। इन शब्दों से यही एहसास होता है कि वह चाहते हैं कि उनकी लड़की की पढ़ाई लिखाई को छिपाया न जाए, लेकिन चूँकि गोपाल प्रसाद और उनका लड़का जो है वह बहुत ही दकियानुसी विचारों के हैं और खुद सभा सोसाइटियों में जाते हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्हें लड़की, घर में बहू पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। अब इस पर प्रेमा का कहना होता है असर से, और लड़का क्या चाहता है? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है, लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी समझ जाते। रामस्वरूप जी चिढ़कर कहते हैं,
जैसा बाप है बेटा तो उससे भी बढ़ा हुआ है। खुद बीएससी कर रहा है लखनऊ में, मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन इतना पढ़े लिखे के होने के बावजूद जब शादी के लिए लड़की की बात आती है तो कहता है शादी का सवाल दूसरा है और तालीम का दूसरा। शादी के लिए उसे लड़की कम पढ़ी लिखी ही चाहिए। रामस्वरूप जी अपनी भी मजबूरी को बताते हुए कहते हैं, क्या करूं, मजबूरी है, अपना मतलब है लड़की की शादी करनी है, वरना इन लड़की और इनके बापों को ढेर सारी बातें सुनाता। ऐसी इच्छा रामस्वरूप जी के मन में हो रही थी इन लोगों के बारे में कि इन्हें खूब कोरी कोरी सुनाते, खरी खरी सुनाते, लेकिन अपनी मजबूरी के कारण वह चुप हो गए हैं। रतन जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी कहता है, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप क्या है, कोई आते हैं, मतलब कोई आ रहा है। रामस्वरूप दरवाजे के पास बाहर झांककर जल्दी मुंह अंदर करते हुए कहते हैं, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही, अरे तू यहाँ जा, यहीं खड़ा है बेवकूफ़, पता नहीं मक्खन गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझाकर नीचे भेज दो, थोड़ा सा गा देगी। बेचारे रामस्वरूप उनके आने से बहुत ही परेशान हो जाते हैं। रतन को वहीं खड़े देखकर कहते हैं, अरे तू अभी मक्खन लाने नहीं गया। वह हड़बड़ा कर बाहर से जाने लगता है तो उसे अंदर से भेजते हैं और प्रेमा से कहते हैं अपनी पत्नी से कि ज़रा उमा को यहाँ भेज दो, समझाकर भेजना कि थोड़ा सा गा भी लेगी। प्रेमा उहूँ, यह बाजा वह नीचे ही रखा गया है कमबख्त। रामस्वरूप तुम जाओ, मैं रख देता हूँ जल्दी से। प्रेमा जाती है, रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। उसी समय किवाड़ अर्थात दरवाजे पर दस्तक होती है। इस ऑडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज यहीं तक, बाकी का ऑडियो मैं नेक्स्ट बार भेजूंगी।